Today welcome to my chemistry class. This is Jalan Kumar from Plus 2 High School Gandhi Relative. Now we are going to discuss about the structure of atom. पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्पेसिफिक चार्ज के बारे में बता रहे थे, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में स्टडी किए थे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में स्टडी किए थे। आज का जो क्लास है उसमें हम लोग स्पेसिफिक चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, जो पिछली वीडियो में हमने बताए थे, लेकिन फिर से उसको रिपीट कर रहे हैं कि जो स्पेसिफिक चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो, वो आपका ये रहता है 1.6, E बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलम, m बराबर होता है मास, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है 9.1 × इतना × 10⁻31 kg। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये होता है, ये एक चीज उससे नोट कीजिएगा कि जो E/m रेशियो जो होता है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जो हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब में गैस, कोई भी गैस, ये सभी ऑल गैस के लिए जो E/m रेशियो होता है ये सभी गैस के लिए सेम होगा। ये हमको बताने का, आज से इसको बताने का ये रीजन मतलब मीनिंग था कि ऑल गैस के लिए जो E/m रेशियो होगा वो सेम होगा। सेकेंड, यहाँ पे प्रोटॉन की बात कर रहे थे, तो प्रोटॉन में क्या था कि E/m रेशियो जो चार्ज है वो गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा। Q/m विल डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, डिपेंड ऑन गैस के नेचर पे वो डिपेंड करेगा। तो इसमें जो Q/m का जो रेशियो होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम होगा। इसको हम लोग चार्ज का मतलब जो वैल्यू होता है सेम होगा दोनों में, सिर्फ होता है कि इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है जब हम लोग उसको सेपरेट स्टडी करते हैं। तो ये आपका 1.6, इसका मास होता है 1.6 × 10⁻27 kg। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आता है। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज होता है, केवल मास होता है, और इसीलिए वो कहा जाता है कि न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। आगे हम लोग स्टडी करेंगे इसका कंटिन्यूअस, आगे कुछ टर्म्स हैं जो कि पिछले 19 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो वो जो है वो पहला है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किससे करते हैं? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? तो हम लोग जानते होंगे कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of an atom of an element is called atomic number। What is atomic number? So the number of protons present in the nucleus of an atom of an element is called atomic number. It is represented as Z. It is represented as, हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। डेफिनेशन से क्या पता चला कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। मतलब एटम्स के न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो जैसे आप लोग कभी देखे होंगे कि हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करते हैं। अगर मेरे पास कोई एटम है, मान लीजिए सोडियम एटम है, इसकी बात कर रहे हैं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, प्रोटॉन्स कितना होगा, न्यूट्रॉन्स कितना होगा। तो चलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होता है हम लोग जानते हैं कि परमाणु संख्या इसका 11 होता है।
परमाणु संख्या सोडियम में कितना होता है 11 होता है। इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो जब कोई न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन जो होता है और प्रोटॉन दोनों सेम होते हैं, जब वो आयंस में होते हैं तो उनका इलेक्ट्रॉन चेंज करता है, प्रोटॉन सेम होता है। प्रोटॉन कभी किसी का चेंज नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन्स वेरिएबल होता है, इलेक्ट्रॉन्स केवल वेरिएबल होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। न्यूट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन हम लोग आगे स्टडी करेंगे मास नंबर। मास नंबर में जो होता है उससे हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रॉन उसका कितना होता है। तो सबसे पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब न्यूट्रल रहेगा तो दोनों सेम होगा। जब जैसे बात किया जाए इसका Na+ का, तो इसका प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन तो सेम होता है चाहे वो किसी भी फॉर्म में रहेगा, न्यूट्रल रहेगा या फिर आयंस के रूप में रहेगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चेंज करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो यहाँ 10 बचा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो जाएगा। प्रोटॉन फिक्स रहता है, इलेक्ट्रॉन्स वेरिएबल्स होता है। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होता है वो हम लोग सीखे कैसे हम लोग किसी भी एटम्स का, न्यूट्रल एटम का या फिर आयंस का कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कैलकुलेट करते हैं। अब आगे एक टर्म्स और है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। हम लोग पिछले वीडियो में सीखे थे कि एटम्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। मास नंबर the sum of number of protons and the number of sum of number of protons and number of neutrons present in the nucleus of an atom is called mass number। तो मास नंबर क्या होता है कि द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम को हम लोग मास नंबर कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए। मास नंबर को जनरली हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए बराबर क्या होता है Z+n। ए बराबर जो होता है वो Z+n होता है। ए बराबर मास बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब हम लोग किसी भी एटम्स का न्यूट्रॉन को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो n बराबर हो जाएगा, निकाल देंगे न्यूट्रॉन को, तो a - z, मतलब ये आपको न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है कि मास में प्रोटॉन परमाणु संख्या को माइनस कर देना है, एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो वो न्यूट्रॉन संख्या निकलेगा। जैसे सोडियम है, सोडियम का मास नंबर 23 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसमें अब फाइनली हम लोग फाइंड करेंगे कि प्रोटॉन कितना हो गया, तो 11, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो 11, न्यूट्रॉन कितना हो गया। प्रोटॉन्स को ही एटॉमिक नंबर बोलते हैं। Z बराबर P बराबर 11, E बराबर 11, न्यूट्रॉन कितना हो गया, तो 23 - 11 12। सोडियम हैज 12 न्यूट्रॉन, सोडियम के पास 12 न्यूट्रॉन्स हुए, तो ये न्यूट्रॉन्स हो गया। अगर कोई आयंस की बात करें तो उसको कैसे निकालेंगे, सोडियम में Na+ है, तो हम लोग इसका कैसे निकालेंगे, तो प्रोटॉन्स हो गया बराबर Z बराबर 11, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये 10 हो गया। चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया गया है, लॉस किया है ये सोडियम आयन,
सोडियम एटम, जो कि सोडियम एटम लॉस एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na प्लस आयन बना, एक इलेक्ट्रॉन इसका न्यूट्रॉन हो जाएगा वही से 11 10 माइनस 11 डबल आपका फिर 12, इलेक्ट्रॉन 11, इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 12। जी आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय दिस फॉर्मूला। ये आपका मास नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। पिछले क्लास में हम लोग जूनियर क्लास में पढ़ना है, उसको पढ़े भी होंगे आप लोग, यहाँ भी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा जानकारी दे दी। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और है, शम, इंपॉर्टेंट टर्म, पहला है आपका आइसोटोप्स, दूसरा है आइसोबार, तीसरा आइसोटोन, चौथा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, फाइनल एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है कि इसका आइसोटोप्स क्या होता है, किसको कहते हैं। तो चलिए हम लोग एक करके स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है आइसोटोप। आइसोटोप को हिंदी में समस्थानिक बोलते हैं। आइसोटोप्स को हिंदी में समस्थानिक बोलते हैं। अब पहला है कि फर्स्ट है कि हम लोग समस्थानिक किससे करते हैं, आइसोटोप्स किससे करते हैं। तो आइसोटोप्स, व्हाट इज आइसोटोप्स? Is the atoms having same, the atoms having same atomic number but different mass number are called isotope। मतलब ऐसे एटम जिसके पास सेम एटॉमिक नंबर होगा बट डिफरेंट मास नंबर होगा, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा, सेम एटॉमिक नंबर। ये आपको कंसीडर करें, इस पॉइंट को कंसीडर करना है कि जिसका वैसे एटम जिसका सेम एटॉमिक नंबर होगा और डिफरेंट मास नंबर होगा वो आइसोटोप्स कहलाता है। आइसोटोप्स में इसको एग्जांपल से समझते हैं कि वैसे एटॉम जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा तो वो आइसोटोप्स कहलाता है। एग्जांपल्स, यहाँ पे है कार्बन का आइसोटोप्स की स्टडी कर रहे हैं हम लोग। कार्बन का एग्जांपल दिए हुए हैं कि कार्बन का 3 आइसोटोप्स होते हैं, C12, C13, C14। फर्स्ट यहाँ पे जो है तो इसका हम देखिए, इसका Z जो है वो 6 है और इसका भी Z 6 है। मास नंबर दोनों का क्या है, डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर क्या है, दोनों का सेम है, इसलिए ये आइसोटोप्स कहलाता है। और बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं जिसका मास नंबर, हाइड्रोजन का ले लीजिए, हाइड्रोजन का मास नंबर यहाँ पे ये भी क्या कहलाता है, आइसोटोप्स कहलाता है। एक दूसरे का ये आइसोटोप्स होता है कि हाइड्रोजन के यहाँ पे इसको प्रोटियम कहा जाता है, आगे बताएंगे अभी इसके बारे में। ये ड्यूटेरियम है, तो ये हाइड्रोजन का आइसोटोप्स हो गया कि जिसका मास नंबर डिफरेंट होगा, मास इसका 1 है, इसका मास 2 है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये
क्या कहलाएगा, आइसोटोप। तो ये आपका कंप्लीट हुआ आइसोटोप्स। इसके आगे हम लोग आइसोबार्स क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि जो सेम है वो डिफरेंट होगा और जो डिफरेंट है वो सेम होगा। सिमिलरली isobars, the atoms having same mass number but different atomic number are called isobar, तो यहाँ पे हम लोग पिछले आइसोटोप्स में देखे थे कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर डिफरेंट होगा। इसमें क्या है, जस्ट उल्टा है कि जिसका मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, वो आइसोबार्स कहलाता है। एग्जांपल से क्लैरिफाई होगा, C14 एंड नाइट्रोजन 14। यहाँ पे देखिएगा कि इसका जो है एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, दोनों का एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका मास नंबर 14 है, इसका मास नंबर 14 है, या 14 बोलिए, जो बोलिए हिंदी इंग्लिश 14, दोनों का मास नंबर 14 है, इसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो इस प्रकार का क्या कहलाता है, वो आइसोबार्स कहलाता है। नेक्स्ट टर्म है आप दोनों के पास आइसोटोन। हम लोग का जो है आइसोटोन को, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, different mass number and different atomic number, जिस एटम में उसका डिफरेंट मास नंबर होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसका न्यूट्रॉन सेम होगा, डिफरेंट मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम न्यूट्रॉन होगा, बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होगा, सेम होगा, तो उसको हम लोग आइसोटोन्स कहते हैं। जैसे 14 है, 614, ऑक्सीजन 18 है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, ऑक्सीजन का मास नंबर 16 होता है, कार्बन का 14 होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब इसका न्यूट्रॉन देखिए क्या होता है, 14 में -6 बराबर 8, इसका 16 माइनस 8 बराबर 8। अभी हम लोग डेफिनेशन में क्या सीखे कि वैसे एटम्स जिसके पास या जिसका डिफरेंट मास नंबर होगा एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, डिफरेंट मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन सेम होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल से क्लैरिफाई हो गया। ओके, चलिए न्यूट्रॉन देख लीजिए, न्यूट्रॉन इसका 8 निकला, इसका भी न्यूट्रॉन कितना है, 8 है, तो हम लोग का डेफिनेशन क्लियर हो गया।
आगे अगला टर्म से मेरा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको नाम से ही पता चल रहा है, आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब सेम होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम होगा। क्लियर है कि जिसका वैसा एटम्स आयंस जिसका इलेक्ट्रॉन सेम होगा उसको हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। जैसे N3 माइनस O2 माइनस F माइनस नियॉन Na प्लस Mg2 प्लस एल्युमिनियम 3 प्लस, ये सारे क्या है? आयंस है, एटम्स है। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का 7 होता है, 3 यहाँ पे गेन कर रहा है, तो 7 और 3 कितना हो गया 10, इसका भी 10 हो गया। ऑक्सीजन का कितना है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन इसका 8 है, ये 2 और गेन कर रहा है, तो इसका भी 10। फ्लोरीन का कितना है, फ्लोरीन का 9 होता है इलेक्ट्रॉन, उसका एटॉमिक नंबर, एक और गेन कर रहा है, तो उसका 10 हो गया। नियॉन का 10 हो गया। सोडियम का 11 होता है, लेकिन क्या कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो लूज करेगा तो कितना बचेगा, वो 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो बचेगा कितना, 10 बचेगा। इसका भी ये 3 लॉस करेगा, लूज करेगा, तो ये सभी का इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होता है। यहाँ पे जितने भी आयंस है, जितने भी एटम्स हैं, सभी का इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, इक्वल हो रहा है। इसलिए इस तरह का स्पेसिस को क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। These are आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेसिस। हम लोग इस प्रकार से इस तरह से जो होगा उसको हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस करते हैं। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आपका कंप्लीट हो गया। अब ये जो टर्म्स था ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एग्जाम में आपको पूछा जाता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स से कंपटीशन में पूछा जाता है, जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है, तो इसको नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं, कॉपी कर लीजिए, याद रहेगा। चलिए इरेज करते हैं। तो हमने एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये सभी हम लोग सीखे। समझ में आ रहा है ना? ओके। नेक्स्ट है हम लोग अब एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं। तो एटॉमिक मॉडल बात कर रहे थे कि एटॉमिक मॉडल डिफरेंट साइंटिस्ट ने एटॉमिक मॉडल के बारे में अपना डिस्कवर दिए थे, इनोवेशन किए थे, अपने तरीके से किए थे। तो हम लोग बारीकी से उसका एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका थॉमसन्स मॉडल। थॉमसन मॉडल, इसका जो कॉन्सेप्ट था, इनका जो प्रिंसिपल था, वो इनका कहना था कि एटम जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। क्या होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। एटम ये बताए थे कि एटम जो होता है स्फेरिकल होता है और वो पॉजिटिवली चार्ज, उसके सरफेस पे पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहते
रहते हैं इस तरह से। एक कोई आइटम है जो स्फेरिकल है और पॉजिटिवली चार्ज उसके चारों ओर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। उन्होंने आइटम को स्फेरिकल के रूप में पहले बेसिक बताए थे कि वो बेसिकली स्फेरिकल होगा, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बताए थे कि इसके अंदर एम्बेडेड होगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर एम्बेडेड होगा लाइक सीड्स के जैसा। ब्लैक कलर का जो सीड्स होता है, इसको एग्जांपल में दिए थे वाटरमेलन। आप सब पढ़े होंगे कि ये वाटरमेलन का एग्जांपल है। वाटरमेलन में ये एक्सपेरिमेंट किए थे और बताए थे क्या कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, प्रोटॉन क्या रहते हैं कि वो रेड वाला पार्ट जो भी रहता है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, धन आयन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस तरह से वो एम्बेडेड होते हैं। तो ये ज्यादा कुछ नहीं बताए थे कि वो, और हम लोग जानते थे कि वो बताया कि इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल होगा, कि जितने प्लस चार्ज होते हैं पॉजिटिव चार्ज बराबर नेगेटिव चार्ज, किसी भी आइटम में चार्ज इक्वल होगा तो नेचुरली वो न्यूट्रल होगा। तो ये न्यूट्रलिटी को तो वो बता देते थे कि एटम न्यूट्रल होता है, और इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एम्बेडेड रहते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं कि इसके क्या इंपॉर्टेंस था, कैसे प्रपोज किए थे। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इसको जो प्रपोज किए थे वो सबसे पहले थे जे थॉमसन। कौन से साइंटिस्ट थे? जे थॉमसन थे, जिसको थॉमसन मॉडल को दिए थे। जे थॉमसन ने ये इसको मतलब ये आपका वाटरमेलन पे एक्सपेरिमेंट करके और थॉमसन मॉडल का प्रपोज किए थे। आगे हम लोग देखते हैं। लेट अस स्टार्ट विद थॉमसन मॉडल। हम लोग थॉमसन मॉडल एक्सपेरिमेंट आफ्टर जो हम लोग को प्राप्त हुआ वो था, इट वाज प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन। थॉमसन मॉडल को जो प्रपोज किए थे वो जे थॉमसन थे। सेकंड, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एटम इज पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्म स्फीयर्स। एटम्स क्या होते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर्स पे उसका पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर्स होते हैं। इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अवस्थित होते हैं टू मेंटेन, और वो मेंटेन करते हैं इस तरह से वो मेंटेन मतलब एम्बेडेड रहते हैं कि वो मेंटेन करते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। एटम का जो कहने का मतलब है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा और जितना नेगेटिव चार्ज होगा वो उसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। तो ये आपका थॉमसन मॉडल था। और ये इसको हम लोग ये भी कहे थे जे थॉमसन ने कि ये प्लम पडिंग मॉडल ऑफ एटम। ये जे थॉमसन ने इसको प्लम पडिंग मॉडल भी बोले थे कि लाइक ये वाटरमेलन जो होता है वो खाने वाला होता है। तो जो पार्ट हम लोग यूज करते हैं खाने भोजन मतलब खाने के साथ, वो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, प्लम पडिंग मॉडल ऑफ एटम। तो ये आपका आफ्टर एक्सपेरिमेंट हम लोग को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे कि व्हाट इज एटॉमिक मॉडल। तो एटॉमिक मॉडल आर द मॉडल, आपसे कोई पूछेगा कि एटॉमिक मॉडल क्या है, तो एटॉमिक मॉडल्स आर द मॉडल व्हिच were proposed by different scientists to explain the arrangement of fundamental particle in an atom। हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे कि जॉन डाल्टन ने एटम्स का डिस्कवर किए थे और वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाने गए थे। यहाँ पे क्या था कि वो ये नहीं बता पाए थे कि इसमें एटम्स में फंडामेंटल पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या होगा। तो इसीलिए ये सब का डिस्कवर्ड होगा। थॉमसन मॉडल आए, फिर और रदरफोर्ड मॉडल आए, फिर बोर मॉडल। हम लोग एक एक करके उनका मॉडल को
डिस्कस करते हैं। ये आपका थॉमसन मॉडल था और जो इसको हम लोग प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं इस थॉमसन मॉडल को। आगे इसके हम लोग लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसका लिमिटेशंस क्या होगा। तो इसका लिमिटेशंस है, जब एक्सपेरिमेंट रूम में, लैब रूम में जब ये थॉमसन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो इसके जो कम्युनिटी के लोग थे वहाँ पे, उन्होंने इससे पूछा कि जो है आप गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट है क्या, आप कर सकते हैं? तो ये बोल दिए कि हम नहीं कर सकते उसको, इसीलिए इसका लिमिटेशंस हो गया कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन। पहला इसका लिमिटेशंस है लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन मॉडल। It could not explain Rutherford Goldfein एक्सपेरिमेंट। ये जो है, जो लैब में जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो अपने अपने तरीके से साइंटिस्ट लोग अपना अपना कर रहे थे। तो जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो रदरफोर्ड ने इनसे पूछा कि क्या आप इसको कर सकते हैं, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, एटम्स के अंदर में क्या क्या होता है। तो ये सीधे बोले कि हम इसे नहीं कर सकते। तो ये उसका लिमिटेशंस हुआ। It could not explain the Rutherford Goldfein experiment। ये थॉमसन मॉडल का ये लिमिटेशंस हुआ। तो इस तरह से हम लोग का थॉमसन मॉडल में एक्सपेरिमेंट मतलब डिस्कवर्ड हुआ। आगे हम लोग रदरफोर्ड मॉडल का डिस्कस करेंगे। रदरफोर्ड मॉडल या रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। हम लोग रदरफोर्ड मॉडल को हम लोग रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट, इसका और एक नाम रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले एक बॉक्स लिए, वो बॉक्स में रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को रखा गया। यहां पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को रखा गया। इसके साइड में एक स्लिट को लिया गया। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वे सब्सटेंसेस होते हैं जो स्पॉन्टेनियस रेडिएशन को इमिट करते हैं, अल्फा पार्टिकल को इमिट करते हैं। तो इसीलिए हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में लिया गया जे साइंटिस्ट के द्वारा।
आगे हम लोग एक गोल्ड फॉइल लेते हैं। गोल्ड का फॉइल ही क्यों लेते हैं? ये आपका मेरा गोल्ड फॉइल हुआ, गोल्ड फॉइल। देखिए जानते हो कि गोल्ड ऐसा है कि वो मोस्टली हाईली मैनेबल होता है। इसमें 1 ग्राम गोल्ड को हम लोग 2 किलोमीटर तक इसको पतले तार के रूप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे इसको हम लोग साइंटिस्ट ने इसीलिए गोल्ड फॉइल पे एक्सपेरिमेंट किए। इसके फिर साइड से एक फ्लोरेसेंट मटेरियल का एक कोटिंग कर दिए, कवर मतलब इसके चारों ओर में रखा गया फ्लोरोसेंट सब्सटेंस। इसमें जिंक सल्फाइड को भी लिया गया, जिंक सल्फाइड से इसको कोटिंग किया गया और यहां से अल्फा पार्टिकल का एमिशन हुआ। तो एक्सपेरिमेंट के बाद पाया गया कि बहुत सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। इसको स्लिट कहा जाता है कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर पास थ्रू द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मतलब मैक्सिमम जो है अल्फा पार्टिकल इधर से पास कर गए इस गोल्ड फॉइल से। कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं मतलब 99% अल्फा पार्टिकल आर पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि 99% अल्फा पार्टिकल आर पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। कुछ 1% अल्फा पार्टिकल आर डेविएटेड बाय अ स्मॉल एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है जो स्मॉल एंगल से वो डेविएट कर गए। इस एंगल थीटा एंगल होगा, इस एंगल को थीटा एंगल, क्योंकि स्मॉल एंगल के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। कुछ सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल स्टेट। एक कुछ अल्फा पार्टिकल्स है जो रिटर्न आ गए, मतलब एक्सपेरिमेंट से पाया गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। लगभग 90% अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल से पास कर गए। ऑब्जर्वेशन में पाया गया कि 90% अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, इस गोल्ड फॉइल से वो पास कर गए। कुछ 1% में मतलब 20,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल स्टेट। ये जो रिटर्न है उसका जो एंगल होगा 180 डिग्री का होगा। किस एंगल से वो रिटर्न हुए? तो 180 डिग्री एंगल से। यहाँ से एक जो पार्टिकल जो डेविएट हुआ वो थीटा एंगल से, मतलब जो उसका डेविएशन हुआ है एक अल्फा पार्टिकल का, वो थीटा एंगल से किया। तो हम लोग को देखा गया कि एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट कि इस एक्सपेरिमेंट में मिला कि जो अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए हैं और जो अल्फा पार्टिकल पास किया गया है, तो कुछ अल्फा पार्टिकल रिटर्न भी हुए। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों होता है? तो ये ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोग कंक्लूजन में देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे, लेट अस स्टार्ट विद रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। हम लोग रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे थे।
पहले इसका एक्सपेरिमेंट सेटअप को फिर से देखते हैं। ये आपका रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, यहाँ पे इस बॉक्स में रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, वैसे सब्सटेंस जो रेडिएशन को इमिट करते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, आपका पोलोनियम हो गया, थोरियम हो गया। यहाँ पे एक स्लिट लगा दिए हुए हैं। स्लिट क्या है ये आपको इसको एक डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन प्रदान मतलब बताता है। ये डायरेक्शन को वो इंडिकेट करता है कि सही डायरेक्शन में वो मेरा अल्फा पार्टिकल जाए, इधर से मतलब पास करे। यहाँ पे गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल ये आपका मूवेबल स्क्रीन, इसके चारों ओर एक कोटिंग मतलब कवर कर दिया गया है ताकि पता चले कि हाँ कोई पार्टिकल, कोई अल्फा पार्टिकल यहाँ करके हिट करता है। मूवेबल स्क्रीन ये मूव करते रहता है। यहाँ पे फ्लोरोसेंट सब्सटेंस से इसको कोटिंग कर दिया गया है कि जब कोई पार्टिकल यहाँ पे हिट करे तो पता चले कि यहाँ पार्टिकल हिट कर रहा है। ये आपका गोल्ड फॉइल हुआ। इसमें एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन हम लोग किए कि 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। 99% अल्फा पार्टिकल जो है वो इस गोल्ड फॉइल से पास कर रहा है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट डेविएशन, विदाउट एनी कोई डेविएशन का, बिना किसी डेविएशन का। सेकेंड ऑब्जर्वेशन हम लोग किए थे फीम अल्फा पार्टिकल्स डेविएट बाय स्मॉल एंगल। जैसे यहाँ आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स है वो डेविएट हो रही है बाय स्मॉल एंगल थीटा। थर्ड ऑब्जर्वेशन था आपका वेरी फ्यू इन वन, वेरी फ्यू इन 20,000, मतलब 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल क्या हुआ कि वो रिटर्न बैक हो गया हैविंग एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री, और 180 डिग्री एंगल से अल्फा पार्टिकल फिर रिटर्न आ गया। तो ये बेसिकली 3 ऑब्जर्वेशन है। रदरफोर्ड ने ये रदरफोर्ड गोल्ड एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन ये 3 ऑब्जर्व किए, 3 पॉइंट को। इसका हम लोग कंक्लूजन करते हैं। कंक्लूजन क्या है? तो ओवरऑल कंक्लूजन है कि क्यों ऐसा हुआ, एक्सपेरिमेंट में कुछ पास कर रहा है, कुछ डेविएट हो जा रहा है, कुछ रिटर्न हो रहा है, तो ऐसा आखिर क्यों हो रहा है इस एक्सपेरिमेंट में। तो कंक्लूजन हम देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज इम्पर्टी, मतलब इसका एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन से पता चला कि जब अल्फा पार्टिकल पास कर रहा है तो इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज इम्पर्टी, वहां पे ज्यादा स्पेस जो है वो इम्पर्टी है, खाली है। सेकेंड है कि देयर शुड सम हार्ड पॉजिटिव चार्ज। हम लोग जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जब वो मूव कर रहा है तो न्यूक्लियस गोल्ड फॉइल से मूव करता है, तो वहां अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, उसका न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो क्या करेगा, सेम चार्ज का रिपल्सन होता है, इसीलिए वो रिपेल कर देता होगा। अगर मान लिया जाए किसी न्यूक्लियस का जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन चार्जेस होते हैं। तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कंसीडर करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जिस डायरेक्शन में गया, अगर ये इसका किनारे से थोड़ा सा अगर टच किया है, करता हुआ है, तो ये डेविएट कर देता है, रिपेल कर देगा, बिकॉज सेम चार्ज इज रिपल्सन, सेम चार्ज में रिपल्सन होता है और डिफरेंट अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल में भी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या करता है, उसको रिपेल कर देता है और डेविएट कर देता है बाय स्मॉल एंगल से। थर्ड पॉइंट है आपका कि अल्फा पार्टिकल गोइंग क्लोज टू दिस डेंस ऑब्जेक्ट। अब जब ये डेंस ऑब्जेक्ट के पास ये जा रहा है, अल्फा पार्टिकल विल फील, वो अनुभव करता है, फील करता है रिपल्सन को फील करता है, एंड डेविएट देयर पाथ, अपने पाथ से वो डेविएट हो जाता है। जैसे ही वो फील करता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, डेंस ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या करता है कि डेविएट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है, तो हम लोग एक्सपेरिमेंट से हम लोग का कंक्लूजन क्लियर हो रहा है। रदरफोर्ड नेम दिस डेंस, रदरफोर्ड ने उसका नाम दिया डेंस ऑब्जेक्ट का न्यूक्लियस, कि वहां न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इस कंक्लूजन से क्लियरिफाई हो गया कि रीजन आपको पता चल गया कि ऐसा मतलब फिनोमेना क्यों होता है, इस तरह का फिनोमेना क्यों होता है कि कुछ अल्फा पार्टिकल पास कर रहा है, कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएट कर रहा है, कुछ अल्फा पार्टिकल रिटर्न हो रहा है। तो इसका रीजन आपको इस कंक्लूजन से आपको मिल रहा है और क्लियरिफाई भी हो गया है।
इसके आगे फिर हम लोग इसका लिमिटेशंस को देखते हैं। इसका लिमिटेशंस है कि जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लैब में तो बहुत सारे इनके कम्युनिटी के साइंटिस्ट और सब कर रहे थे अपना अपना, तो इनसे एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में कोई साइंटिस्ट बोले कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे होता है, कैसे एक्सपेरिमेंट होगा कि नहीं होगा, तो इन्होंने साफ शब्दों में बोल दिया कि ये नहीं होगा, मेरे से पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका लिमिटेशंस हुआ। एक लिमिटेशन है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसका लिमिटेशन हो गया। लिमिटेशंस में हम लोग लिख सकते हैं लिमिटेशन, it could not explain the hydrogen spectrum. तो आपको लगता होगा कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को तो ये बात ही नहीं की है, तो फिर ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आया। तो ये जिस लैब में जिस कम्युनिटी में ये रिसर्च कर रहे थे वहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने कोई अपने अपने दिमाग से कुछ भी कर रहे थे, और कोई साइंटिस्ट जब इनसे पूछे कि ये आप करोगे, इस आपसे एक्सपेरिमेंट होगा, तो ये सीधे इग्नोर कर रहे कि नहीं मेरे से नहीं होगा, तो इसीलिए ये इसका लिमिटेशन हो गया। ये आपका लिमिटेशंस है, और सारा लिमिटेशंस होगा एनसीईआरटी का बुक में आप पढ़ेंगे, बहुत सारा लिमिटेशंस मिलेगा। ये रहा आपका रदरफोर्ड गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट। तो ये आप अगर नोट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपका एक्सपेरिमेंट सेटअप है, यहाँ पे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, ये आपका स्लिट है जो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, सही डायरेक्शन प्रदान करता है। ये आपका गोल्डफाइल है, ये आपका मूवेबल स्क्रीन है, इसके चारों ओर स्क्रीन से हम लोग कवर कर देते हैं, और फिर ये फ्लोरोसेंट सब्सटेंस से इसको हम लोग क्या करते हैं कि कोटिंग करते हैं। कोटिंग का मतलब होता है इसको कलर करना, पेंट कर देते हैं, जिससे पता चले कि कोई पार्टिकल जब यहाँ पे आए और उसको हीट करे तो वो स्पार्क करता है कि हाँ इधर से पार्टिकल कोई आ रहा है, ये वो इसका ये प्रॉपर्टीज है। तो ये रहा आपका रदरफोर्ड गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, एक्सपेरिमेंट सेटअप। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर सकते हैं। चलिए कॉपी हो गया, तो लेट अस स्टार्ट विद रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट। ये हम लोग का एंड हो गया, और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, इन्होंने बहुत कुछ दिया जो कि अभी फैक्ट है, और इसका हम लोग न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे इससे रिलेटेड। इसके आगे आपका बोर्स मॉडल आएगा, बोर्स मॉडल आएगा जो हम लोग अगले क्लास में स्टडी करेंगे, इससे संबंधित पढ़ाई करेंगे। थोड़ा सा पिछले हम लोग जब मास नंबर का डिस्कस कर रहे थे, तो मास नंबर को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, सिंबल ऑफ एलिमेंट। ये आपका एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मास नंबर में थोड़ा बच गया था, इसलिए इसको भी नोट करके आप देख सकते हैं। तो आज यहीं तक, थैंक यू।